स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। इससे मेरे चैनल को सपोर्ट और आपका प्यार मिलेगा, सो प्लीज कंसिडर इट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरी। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस लेकर। पावर एक ऐसी चीज है जब किसी इंसान के पास वो आना शुरू करती है तो इंसान बौखला जाता है। और ताकत और ताकत और ताकत, और उस ताकत का पीछा करते करते कभी कभी वो ये भूल जाता है कि वो कहाँ रहता है, किन लोगों के साथ रहता है। और अगर ये ताकत सुपरनेचुरल हो तो फिर इंसान किसी की जान लेने से पहले भी एक बार भी नहीं सोचता। लेकिन ऐसे लोगों की वजह से इनके आसपास रहने वाले लोगों की जिंदगी दुभर हो जाती है। और कुछ ऐसा हमारी आज की इस कहानी में जो हमारे साथ शेयर की है अर्जुन ने। और ये इंसिडेंट जो यहाँ पे अर्जुन ने डिस्क्राइब किया है वो राजस्थान डूंगरपुर के एक छोटे से गांव में हुआ इंसिडेंट है। इस गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी, इसका नाम था शांता बौरी। और जो शांता बौरी थी ये कोई नॉर्मल बूढ़ी औरत नहीं थी। पूरा गांव इस औरत से घबराता था। ये मान के चलो ये उससे बच के चलता था। पूरे गांव में ये बात फैली हुई थी कि जो भी शांता बौरी की आंख में आंख मिलाकर बोलता है या फिर उसके अगेंस्ट बोलता है या तो बीमार पड़ जाता है या फिर उसका एक्सीडेंट हो जाता है। शांता बौरी को अगर आप देख भी लो तो देखकर भी डर जाओगे कि वो एक नॉर्मल औरत की तरह नहीं थी। उसकी बिल्कुल लाल आंखें थी जो कि ऐसे बेजान लगा करती, जैसे किसी मुर्दे की आंखों में आप झांक रहे हो। गांव के कुछ लोगों ने उसे रात के टाइम पर काली शक्तियों की पूजा करते हुए देखा था। लोगों का कहना था कि वो मुर्गे के खून से, बच्चों के बालों से, कब्रिस्तान से लाई गई मिट्टी से रात के टाइम पर बैठकर पूजा किया करती थी। उसे कई तरह की सिद्धियां प्राप्त थी और कई सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए वो इस तरह की पूजा किया करती थी। उस गांव में वैसे तो उस औरत से कोई बात नहीं करता था और सब दूरी बनाकर रखते थे। ऑब्वियस सी बात है, जब वो ये सारे काम करती है तो गाँव के लोग कैसे उससे बात करेंगे। लेकिन अर्जुन के चाचा राघव जो कई सालों के बाद अपने गांव आए थे, वो शहर में ही बस गए थे, वहीं पर उनका काम धंधा था और बस वो अपनी यादों को ताज़ा करने, अपने घर वालों से मिलने गांव आए हुए थे। तो ऐसे एक दिन 4-5 लोग बैठे हुए थे और जाने कैसे शांता बौरी के बारे में बातचीत चालू हो गई। उसके बारे में सुनकर उसके चाचा राघव बोलते हैं, अरे वो तुम सबको पागल बनाती हो, बेवकूफ बना रही तुमको, वो एक पागल बुढ़िया और ये सब उसका ड्रामा है। कौन सी शक्तियां, कौन सी सिद्धियां, अगर उसमें इतनी कोई शक्तियां और सिद्धियां है तो मुझे श्राप देकर दिखाए, मेरा एक बाल भी वो बांका नहीं कर सकती है। उसकी ये बात सुनकर वहीं पे एक बूढ़े बाबा बैठे थे, गांव के बूढ़े किसान थे, उनका नाम था हरी बाबा। तो हरी बाबा बोलते हैं, बेटा इस तरह से किसी डायन के लिए नहीं बोलते हैं, वो तुम्हारे सामने नहीं होती है लेकिन फिर भी तुम्हारी बातें सुन रही होती है। तुम आए हो सही सलामत, तुम वापस शहर जाओ, वहां अपने घर पे रहो। तू जानता नहीं है अगर उसकी नजर तुझ पे टिक गई तो वो तुझे छोड़ेगी नहीं। रघु हंसने लगा और बोला, अरे बाबा अब अगर मेरी साइकिल का टायर भी फटेगा ना तो भी तुम लोग यही बोलोगे कि उस बुढ़िया ने किया है। राघव के बोलने के बाद सब लोग ने बोला, चलो ठीक है भाई, इसको मुद्दे को यहीं खत्म करते हैं और चलते हैं अपने अपने काम पे। चलो सब लोग उठ के वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह राघव जो था वो किसी काम से साइकिल लेकर अपने गाँव से बाहर जा रहा था। ये जो भी बातचीतें चल रही है आज की बात नहीं है, आज से कई सालों पहले का इंसिडेंट है। तो वो साइकिल से जा रहा था तो गांव से जब निकलते हैं तो रास्ते में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ पड़ता था। लोग कहते थे कि शांता बौरी रात के टाइम पर वहां जाकर पूजा किया करती थी। जब राघव वहां से गुजर रहा था तो कोई हवा नहीं चल रही थी, सब कुछ शांत बैठा हुआ था कि तभी उसके कानों में एक आवाज गूंजती है, जैसे कोई उसके कान में आकर भारी भारी सांस ले रहा हो। वो घर आकर पीछे देखता है तो पीछे कोई भी नहीं था। उसने अपनी साइकिल को शायद 1 या 2 पैडल और मारे होंगे कि तभी उसे एक औरत की आवाज सुनाई देती है, क्यों रे, मैंने सुना तू मुझे पागल कह रहा था। राघव घबरा गया और घबरा के चारों तरफ देखा, उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वो डर के मारे अपनी साइकिल के पैडल तेज तेज मारने लगा। अब वो चारों तरफ देख रहा था और साइकिल के पैडल मार रहा था। तभी जिस पगडंडी से वो चल रहा था वो पगडंडी सीधी मेन सड़क पर जाकर जुड़ती थी और वो घबराते घबराते तेज तेज पैडल मार, जैसे पगडंडी क्रॉस करके सड़क पर पहुंचा, उधर से एक ट्रैक्टर आ रहा था और
ट्रैक्टर जैसे उसको दिखा जस्ट उसके ऊपर ही आ गया था और उसे बचने के चक्कर में उसने साइकिल छोड़ के गिरा। तो जैसे ही वो गिरा उसका जो पैर था वो उस ट्रैक्टर के पहिए के नीचे आ गया। वो तो गनीमत रही कि सही टाइम पर ट्रैक्टर वाले ने ब्रेक लगा दिए, लेकिन फिर भी उसके पैर के कुछ हिस्से तक ट्रैक्टर का जो टायर था वो चढ़ गया था और वहां से उसका पैर फट गया था। उसको निकाला गया। ट्रैक्टर वाला जो था वहां पे 2-4 लोग और इकट्ठा हुए, उसको सब जो अस्पताल था गांव वाला, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बोलते हैं उसे, वो था, वहां उसे लेकर गए। वहां जाके दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि बच गया, वरना इसका पैर फ्रैक्चर हो जाता। अभी तो बस इसके कुछ जो लिगामेंट्स होते हैं वो ही फटे, मतलब थोड़ा मांस फट गया है, और डॉक्टर ने उसको पट्टी वट्टी बांधकर वापस से घर भेज दिया। पूरे गांव में खबर फैल गई कि राघव का एक्सीडेंट हो गया है। वो लोग सब वहां पहुंचे। अभी कल ही तो राघव ने एक चैलेंज दिया था। पूरे गांव वालों को पता था कि राघव का एक्सीडेंट अपने आप नहीं हुआ है। उन्होंने उससे पूछा कि क्या हुआ तेरे साथ, तो उसने बताया कि मैं साइकिल से जा रहा था और मुझे किसी औरत की आवाज सुनाई दी, फिर मुझे ऐसा लगा किसी ने मुझे जानबूझकर धक्का दिया उस ट्रैक्टर के नीचे। अब यहाँ गांव के बच्चे को पता था कि आखिर राघव का एक्सीडेंट क्यों और किसकी वजह से हुआ है। कल जो उसने खुला बोला था, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि अभी राघव से कुछ बोले, क्योंकि वो चीजों को और आगे बढ़ाना नहीं चाहते थे। कहीं ना कहीं राघव भी समझ गया था कि कल उसने जो स्टेटमेंट दिए हैं वो वाकई में शांता बौरी ने सुन लिए थे। कैसे, कहां से, ये तो कोई भी नहीं जानता, लेकिन अब राघव भी शांता बौरी से डरने लगा था। तो इस तरह से शांता बौरी की जो दहशत थी वो पूरे गांव के अंदर फैली हुई थी, और कोई भी उससे बेमतलब में पंगे नहीं लेता था, क्योंकि सबको अपनी जान की फिक्र थी, अपनी जान की खबर थी। लेकिन शांता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो अपनी सिद्धियों को प्राप्त करने में लगी हुई थी। यहां मैं आपको उसकी फैमिली के बारे में बता देता हूं। उसकी फैमिली में उसका हस्बैंड था, जो कि इस गांव में नहीं रहता था। वो कभी कभी आया करता था, क्योंकि वो ड्राइवरी का काम करता था और मोस्टली बाहर रहता था। शांता का एक बेटा भी था, जो कि अहमदाबाद में रहकर वहां पर काम कर रहा था। वहां उसकी ने शादी भी कर ली थी एक लड़की से, और वो लड़की कभी भी इस गांव के अंदर नहीं आई थी। अभी जो इंसिडेंट हुआ राघव के साथ, उसके कुछ दिनों के बाद, करीबन 1-1.5 महीने के बाद, शांता का पति मोहन अपने घर पर वापस आता है। मोहन एक सीधा साधा इंसान था जो गांव के लोगों से मिलजुल कर रहा करता था। वो गांव आता है। उसके आने के बाद शांता भी बिल्कुल एक नॉर्मल लेडी की तरह बिहेव करती थी। मोहन ने कई बार गांव के लोगों से सुना था कि यार तेरी पत्नी ऐसे ऐसे पूजा पाठ करती है, लेकिन उसने कभी मतलब इस चीज को इतना ध्यान नहीं दिया था, और ना ही उसे इससे कोई फर्क पड़ता था। उसे लगता था कि ठीक है, वो पूजा पाठ करती तो वो उसकी इच्छा है। बट इस बार जब वो आया तो लोगों ने उसे राघव के बारे में बताया, किस तरह से राघव का एक्सीडेंट हुआ। और उसने ये कहा कि यार तुम लोग के पास क्या सबूत है कि मेरी पत्नी ने सब किया है। तुम लोग हमेशा से उसके पीछे पड़े रहते हो, जबकि वो गांव में किसी को परेशान नहीं करती है। उसे अपनी पत्नी के बारे में आइडिया था कि वो इस तरह की पूजा पाठ वगैरह करती है, इतना उसको आइडिया था, लेकिन वो किसी की जान ले सकती है, इस बात पर मोहन बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। खैर, मोहन गांव के लोगों से मिलकर वापस अपना घर पे आ जाता है। वो शांता से कुछ भी नहीं कहता है, और जैसे मैंने आपको बताया, शांता उसके सामने बिल्कुल नॉर्मल तरीके से रहा करती थी। अब इसके 1-2 दिन के बाद मोहन रात को वॉशरूम के लिए उठता है, और जैसे वो उठता है तो देखता है कि उसके घर के सामने से दिख रहा था, है ना, आप जानते हो गांव के घर कैसे छोटी छोटी 4 दीवारी होती है, तो कोई लालटेन लेकर जाता उसे दिखाई देता है। वो सोचता है कि इतनी रात को लालटेन लेकर इधर खेतों की तरफ कौन जा रहा है। वो घूमकर देखता है तो उसके घर का जो दरवाजा था वो खुला हुआ था। वो भागकर अंदर जाकर देखता है तो शांता अंदर नहीं थी। वो समझ गया था कि ये शांता ही है जो रात को कहीं पर जा रही है। तो सोचता है कि आखिर जा कहां रही है, और वो उसका पीछा करना शुरू करता है। अब ये तो आप समझ ही गए होंगे कि मोहन ने अपनी पत्नी का पीछा किया होगा, लेकिन वहां जाकर उसे क्या मिला वो हम सुनेंगे इस कहानी में आगे। लेकिन अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो भैया सबसे पहले इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, वरना मुझे भी शिविष्का की तरह ऐसा कुछ करना होगा। लाइक और सब्सक्राइब तो कर दिया ना, नहीं करा? लाइक तो करना पड़ेगा, लाइक और सब्सक्राइब करो। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारी यक्षिणी बुक नहीं पढ़ी है तो इसे जरूर 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 पढ़ें। आप लोगों को स्टोरी को पढ़ के बहुत मजा आएगा, क्योंकि जितने भी लोगों ने इस बुक को पढ़ा है उन सबके बहुत ही पॉजिटिव रिव्यूज हैं। तो आप भी इस बुक को चेकआउट जरूर करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर इसके बाद चलते हैं कहानी में आगे। तो मोहन ने जैसे ही उस लालटेन को जाते हुए देखा, वो दबे पांव उसके पीछे पीछे चलने लगा,
और आगे जाकर उसने देखा तो उसी बरगद के पेड़ के नीचे वाकई में शांता भौरी बैठी हुई थी और उसके पास में रखा हुआ था एक काले रंग का मुर्गा। और मोहन की आंखों के सामने सामने कुछ मंत्र पढ़ते हुए उसने उस मुर्गे को गर्दन से उठाया और एक झटके में चाकू से गर्दन को काट दिया और जो खून निकला उसे उसने मिट्टी के अंदर मिलाया और मिट्टी के अंदर मिलाकर वो कुछ मंत्र पढ़ते हुए कुछ ना कुछ वो बोले जा रही थी। उसको ये करता हुआ देखकर मोहन चिल्लाते हुए बोलता है, शांता ये सब क्या है? लोग कह रहे हैं तू डायन है और तू डायन बने जा रही है, बंद कर ये पाप। शांता घूमकर मोहन की तरफ देखती है, अब कोई और औरत होती तो वो चौंक जाती, लेकिन शांता के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी और वो मोहन को घूर रही थी। वो वहां से उठती है और मोहन को इग्नोर करके सीधा अपने घर पर चुपचाप चली आती है। मोहन भी उसके पीछे पीछे अपने घर पर आता है। शांता चुपचाप अपने कमरे का गेट बंद करते हुए अंदर चली जाती है और मोहन भी दूसरे कमरे में चला जाता है, ये सोचकर कि इन सब के बारे में वो उससे सुबह बात करेगा। सुबह उठकर मोहन शांता से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन शांता उसकी हर बात को इग्नोर कर देती है। वो कुछ भी बोलता तो बस वो उसे गुस्से भरी निगाहों से देखती और बिना कुछ बोले अपने काम में लग जाती। अब जिन्होंने हमसे कहानी शेयर की अर्जुन, उनका जो घर था वो इनके घर के पास में ही था। मतलब ये मान के चलो कि इनके घर से घर साफ साफ दिखता था, कुछ 10-15 कदम की दूरी पर ही इनका घर था। और जो मोहन था उसकी बातचीत अर्जुन के दादाजी से बहुत हुआ करती, मतलब अच्छी तरीके से उनसे बातचीत होती थी। तो वो उनसे मिलता है और उनको बताता है कैसे रात को उसने वाकई में अपनी पत्नी को उस बरगद के पेड़ के नीचे पूजा करते हुए देखा। अब अर्जुन के दादाजी को तो ये सारी बातें पहले से ही पता थी कि वो ये सब करती है, आज उसकी पति ने भी देख लिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं बोला क्योंकि उन्हें डर था कि अगर कुछ वो बोलेंगे और उसे पता लग गया तो ये तो चला जाएगा ड्राइवरी करने, सारी मुसीबत मेरे ही ऊपर आनी है। तो उन्होंने मोहन की बातों का ज्यादा जवाब नहीं दिया और उससे कहा कि यार तू ना इसको जाने दे, ये जो कर रही है करने दे, तेरे मेरे या गांव के किसी भी आदमी के रोकने से रुकेगी नहीं, तो इग्नोर मार। उसे अर्जुन के दादाजी की बात समझ में आ गई थी। इसके बाद पूरे दिन वो भी शांता से कोई बातचीत नहीं करता और अपने काम वगैरह में लगा रहता है। उसने भी अर्जुन के दादाजी से यही बात कही थी कि ठीक है यही करूंगा, कल मैं वापस अपने काम पे निकल जाऊंगा शहर, ये कुछ जो करना है करती रहे मरती रहे। खैर उस रात शायद मोहन को पता नहीं था कि अगली सुबह वो देख नहीं पाएगा। अगली सुबह जब अर्जुन के दादाजी फ्रेश होने के लिए खेतों की तरफ निकलते हैं तो निकलते निकलते उनकी नजर अपने घर के मतलब मोहन के घर के बरामदे पर पड़ती है, जहां एक खाट के ऊपर मोहन लेटा हुआ था। गुजरते उन्होंने मोहन को आवाज दी, मोहन चल फ्रेश होने चलते हैं। लेकिन उधर से मोहन का कोई जवाब नहीं आया। पहले तो उन्हें लगा कि वो सोया हुआ है। उन्होंने 2-3 बार उसे आवाज दी। जनरली गांव में लोग एक ही बार में उठ जाते हैं, लेकिन उनको मोहन के शरीर में कोई हलचल दिखाई नहीं दी। जब उन्हें कोई हलचल दिखाई नहीं दी तो उसके थोड़ा पास गए और जैसे उसके पास जाकर उन्होंने देखा तो बिल्कुल शॉक्ड रह गए। खाट पर मोहन की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, जिसकी आंखें खुली हुई थी और आंखें जो खुली थी ऐसे खुली थी किसी बहुत डरावनी चीज को उसने देख लिया हो और उसके शौक से ही वो मर गया। ये देखते ही अर्जुन के दादाजी बुरी तरह घबरा जाते हैं और सीधा वहां से भागते हैं उल्टे पैर और गांव में जाकर बताते हैं कि भैया इस तरह से मोहन की मौत हो गई है, उसकी पत्नी ने उसको मार दिया है। पूरे गांव में खबर फैल गई कि भाई मोहन मर गया है और अपने घर के अंदर ही मरा हुआ मिला है, इस तरह से उसकी आंखें फटी हुई है। मतलब सारा सब कुछ आप जानते हैं गांव में कैसे खबर फैलती है। और अब गांव में हर किसी को यही पता था कि ये जो मौत हुई है नेचुरल नहीं है, इस मौत के पीछे कहीं ना कहीं शांता का हाथ है, क्योंकि अर्जुन के पिताजी से एक दिन पहले ही मोहन ने सारी बातें बताई थी। लेकिन कोई साबित करे तो क्या करे, किसके पास सबूत था कि मोहन की मौत शांता की वजह से हुई है। सब लोग अपनी थियरी को अपने साथ लेकर बैठ गए। मोहन की मौत की खबर सुनकर उसका बेटा भी वापस गांव लौट आता है अपनी पत्नी के साथ। वो आता है, अपने पिता के सारा अंतिम संस्कार वगैरह करता है और उसके बाद वो डिसाइड करता है कि अब वो अपनी माँ के पास यहीं पर रहेगा, क्योंकि अब उसकी माँ बिल्कुल अकेली रह गई है। बीच में तो कभी कभी पिताजी आ जाया करते थे, अब उसकी माँ को कौन संभालेगा। लेकिन अपने बेटे के इस डिसीजन से शांता बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसने तो कई बार समझाया कि बेटा मेरी चिंता मत कर, मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ, तो आराम से जा, अपना काम वगैरह संभाल, अगर कोई दिक्कत आएगी तो मैं तुझे खबर पहुंचवा दूंगी। लेकिन उसके बेटे ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और अब पूरा परिवार उसी घर के अंदर रहने लगा। शुरू के 20-25 दिन तो सब कुछ सही चला, लेकिन 20-25 दिनों के बाद एक दिन शांता की बहू यानी उसकी बेटे की पत्नी उससे कहती है कि सारे गांव वाले कहते हैं कि तुम्हारी माँ को तंत्र विद्या आती है, वो कुछ सिद्धियों के लिए पूजा वगैरह करती है,
शुरू शुरू में तो मुझे लगा सब लोग यूं बकवास कर रहे हैं, लेकिन मैंने भी एक रात तुम्हारी माँ को कुछ मंत्र पढ़ते हुए देखा और वो अजीब अजीब सी पूजा करती है। और जब शांता के बेटे को उसकी बहू ने सारी बातें कही तो उसने कहा तो क्या हो गया, पूजा करती है तो तुझे क्या दिक्कत आ रही है। एक्चुअली शांता का बेटा था वो पूरी तरह से शांता के कंट्रोल में था, वो उसके अगेंस्ट एक भी बात सुन नहीं सकता था। शांता ने उसको हिप्नोटाइज किया हुआ हो। उसने उसे कहा तुम चुपचाप अपना काम करो, इन सब बातों के ऊपर ध्यान मत दो, गांव वाले पागल है, ये सब बोलते रहते हैं। लेकिन वो भी शांत कैसे बैठे, वो सब अपनी आंखों से देखती थी। अब जब शांता को ये बात पता लगी, ऑब्वियसली उसके बेटे ने अपनी माँ को ये बात बताई, कल ऐसे से वो बहू बोल रही थी, तो उसे शायद किसी तरह की इनसिक्योरिटी हुई या फिर कुछ और। अगले 2 दिन के बाद रात को करीबन 2 बजे उसके बेटे ने अपनी पत्नी को बाथरूम में बंद किया, जो इनके घर में एक नहाने का बाथरूम बना हुआ था, और उस बाथरूम में केरोसिन डालकर उस औरत को आग लगा दी। उसकी जलने की चीखें पूरे गांव में गूंज रही थी और चीखों की आवाज सुनकर सारे गांव वाले वहां पर इकट्ठा हो गए और जाकर उन्होंने बाथरूम का गेट तोड़ा। लेकिन जब तक गेट तोड़ के उसे बाहर निकाला वो 80% जल चुकी थी। थोड़ी देर में उसकी वहीं पर मौत हो गई। औरत के जलने की खबर सुनकर पुलिस वहां पर आई, पूछताछ होती है और वो शांता के बेटे को पकड़ कर ले जाती है। कुछ टाइम तक शांता का बेटा जेल में ही रहता है। उस टाइम तक शांता अपने घर में अकेली रहती है और लोगों ने देखा कि शांता को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसकी बहू की जलकर मौत हो गई है और उसका बेटा जेल चला गया है। कुछ दिनों के बाद उसका बेटा भी सबूतों के अभाव में छूटकर वापस आ जाता है और आकर वो सीधा अहमदाबाद चला जाता है। वहां से करीबन 2-3 महीने के बाद वो दोबारा आता है एक नई लड़की से शादी करके। अब होता क्या है कि वो जो नई लड़की लेकर आया था, उस लड़की को 2-3 दिन के बाद वो जली हुई औरत दिखना शुरू होती है। वो सिर्फ उसे दिखती थी, उसे कुछ करती नहीं थी। एक रात जब वो उठी तो बाथरूम के बाहर उसे वो औरत खड़ी हुई दिखाई दी। शायद शांता ने अपने घर को या फिर उस एंटिटी को बांध दिया था कि वो बाथरूम से आगे घर के अंदर नहीं आ सकती थी। और भाई साहब, ये जो नई बहू थी ना, ये बहुत खतरनाक थी। उसे वो जली हुई औरत सामने दिख रही है, लेकिन उसने ये बात किसी को भी नहीं बताई। आप और मैं होते तो शायद माजरा कुछ और होता। वैसे क्वेश्चन आपके लिए कि अगर आप उस जगह पर होते तो क्या आप भी चुपचाप देखते रहते? लेकिन धीरे धीरे मौका देखकर वो एंटिटी उस नई बहू को पजेस कर लेती है और उसकी तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगती है। जैसे अपनी पत्नी की तबीयत खराब होती है, शांता का बेटा उससे लड़ाई करना शुरू करता है। अपने बेटे का ऐसा रूप देखकर शांता कुछ करके उस लड़की को ठीक करती है और उसके बाद उसका बेटा उसको अहमदाबाद लेकर वापस चला जाता है। लोगों ने तो शांता से वैसे ही दूरी बना रखी थी और उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन फिर से गांव वालों का ध्यान शांता के घर की तरफ गया, जब अचानक से लोगों को शांता के घर से रात के टाइम पर एक औरत के चिल्लाने की आवाज आने लगी। एक औरत जो बुरी तरह से दर्द में चिल्ला रही हो और रो रही हो। लोग समझ गए थे कि ये किसकी आवाज है। लोग ये भी समझ गए थे कि जो नई बहू आई है वो पुरानी बहू की आत्मा को जगाकर चली गई है। अब शांता को तो जादू टोना आता था, इसलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन गांव के लोगों को अब उस औरत की आत्मा दिखने लगी थी। वो आत्मा गांव की गलियों में भटकती थी। रात को करीबन 1-2 बजे के आसपास वो शांता के घर से निकलती और नीचे गलियों में उतरती, गांव के जो घर थे वहां से गुजरती। और जब वो गुजरती थी तो वो रोते हुए गुजरती थी और उसके रोने की आवाज सुनकर सोते हुए आदमी की नींद खुल जाती थी और जागते हुए आदमी की आत्मा सिहर जाती थी। वो इतनी बुरी तरह से रोती थी। अब ये जो अर्जुन के दादाजी हैं, उनके भाई का घर उसी गली में था, मतलब शांता के घर से थोड़ा ही दूर था। उनके घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो उन्होंने अपनी फैमिली को दूसरे गांव में शिफ्ट किया हुआ था। और क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, इसी के साथ साथ उनके घर का सामान भी वहीं पे खुला पड़ा हुआ था, इसलिए रात को रखवाली करने के लिए अर्जुन के दादाजी के भाई वहीं पर सोया करते थे। तो एक रात की बात है, वो अपने घर के आंगन में सो रहे थे और रात के करीबन 2 बजे उनकी आंख खुली पायल की आवाज से, जैसे कोई लेडी पायल पहनकर चल रही हो। वो कुछ सोच पाते उससे पहले ही उन्हें बहुत बुरी तरह से एक औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। ऐसी आवाज कि एक बार के लिए तो उनकी भी सांसें थम गई, उनके रोंगटे खड़े हो गए। वो समझ गए थे कि वही जल के मरने वाली औरत है जो आज उनके घर के बाहर आके खड़ी हो गई है। और वो दादाजी भी उठकर अपने पलंग के ऊपर बैठ गए और बाहर देखने लगे। बहुत हिम्मत है भाई साहब। वैसे अगर आप इस जगह पर होते तो आप क्या करते कि आपके घर के अंदर गेट ही नहीं है, दरवाजा तो है ही नहीं,
और बाहर वो औरत खड़ी होकर रो रही है। खैर, ये जो अर्जुन के दादाजी के भाई थे ये बड़े हिम्मत वाले थे और इन चीजों से वो इतनी आसानी से घबराते नहीं थे। उन्हें इनसे डील करना आता था। वो अपनी खटिया के पास पड़ी लकड़ी को जमीन पर 2 बार फटकारते हैं और बोलते हैं, कौन छे जो तेरी रात में रो रही छे? जो कोई भी छे सूदी सूदी थारे गेले चली जा, नहीं तो चोको कौन हो लो। मतलब उन्होंने कहा कि कौन है जो इतनी रात में यहाँ खड़े होकर रो रही है? तो जो भी कोई है सीधे सीधे अपने रास्ते चली जा, वरना अच्छा नहीं होगा। उनकी ये आवाज सुनकर वो औरत चुपचाप सीधी सीधी रोती रोती अपने रास्ते चली गई, जिस रास्ते वो रोजाना जाया करती थी। तो देखा आपने, अगर आप इन चीजों से डरेंगे तो ये आपको और डराने की कोशिश करेगी, और थोड़ी सी हिम्मत अगर आप जुटाकर इनसे कड़क आवाज में बात करेंगे तो हो सकता है ये अपना रास्ता नाप ले। राजस्थानी तो मैं आपको सिखा दूंगा। तो रुको जरा, सब्र करो। अब इस रात तो ये वाकया हुआ, उन्हें लगा कि ठीक है उनकी फटकार से वो चली गई है। अगली रात वापस से सेम उसी टाइम के आसपास वो औरत फिर से आकर इनके घर के बाहर रोने लगी। आज उन्होंने कल की तरह उतनी हिम्मत नहीं की और वो अपने खटिया पर ही लेटे रहे, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि अब अगर ये दोबारा आ गई है ना तो मतलब ये अब इतनी आसानी से नहीं जाएगी। वो लेटे हुए थे और चुपचाप बाहर देख रहे थे। बाहर उन्हें वो औरत साफ साफ दिखाई दे रही थी, एक काली परछाई। वो आंख खोलकर देख रहे थे कि आखिर ये करती क्या है। उन्होंने देखा कि उनके घर के बाहर जो रेत और गिट्टी, जो कंकड़ होते हैं जिनको हम आरसीसी में यूज करते हैं, उसके ढेर के ऊपर वो बैठ गई और कभी एक कंकड़ इधर उछाल रही है, कभी एक कंकड़ उधर उछाल रही है, कंकड़ों को फैला रही है। करीबन आधे घंटे तक वो यही सारे काम करती रही और फिर उसके बाद वो चुपचाप उठी और वापस उसने रोना शुरू किया, और रोते रोते वो वापस से अपने रास्ते नीचे उतरते हुए बाकी घरों की तरफ चली गई। और जब ये हो गया तो उन्हें समझ में आ गया कि भैया अगर इसका कुछ इलाज नहीं किया गया तो रोज आएगी। तो अगले दिन उन्होंने एक तांत्रिक को बुलवाया और अपने घर की बाउंड्री को उन्होंने बंधवा लिया, ताकि वो और कोई दूसरी एंटिटी भी उनके घर में एंटर ना कर सके। अब इसके बाद वो गांव वालों को भी बात बताते हैं और गांव वाले भी उस तांत्रिक से मिलते हैं। तांत्रिक से बात करते तो बोलता है कि जो शांता है वो सिद्धियां ले रही है डायन की, और इसके लिए वो बलियां दे रही है। उसने अपने पति और अपनी बहू दोनों की बलि दे दी है। अब ये सुनकर सारे गांव वाले शौक थे कि अगली बलि किसकी हो सकती है। उन्होंने उस तांत्रिक से कहा कि वो उनको बचाए, कुछ तरीका बताए। तो उसने कहा कि उससे मैं नहीं लड़ सकता, वो बहुत शक्तिशाली है, उसके पास काफी शक्तियां हैं, और मैं आपको बता दूं अभी आप जो बात कर रहे हो ना वो उस बात को भी सुन सकती है। वहां से निराश होकर सब गांव वाले चले आते हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था और अब उन लोगों ने शांता के घर की तरफ जाना ही बंद कर दिया था। पहले शांता और अब उसकी बहू की भटकती आत्मा। गांव वालों को लग रहा था कि गांव में पता नहीं कैसी मनहूसियत फैल गई है। पूरे गांव की पंचायत बैठी और ये डिसाइड किया गया कि 6 बजे बाद उस तरफ कोई भी नहीं जाएगा। इसी के साथ साथ ये भी डिसाइड हुआ कि हम किसी बड़े पंडित या तांत्रिक को या किसी संत आदमी को बुलाकर लाएंगे, और जब तक इन चीजों का इलाज नहीं हो जाता है गांव वालों को सतर्क रहना होगा, सावधान रहना होगा। इस इवेंट के 4-5 दिन के बाद ही, पहले तो शांता लोगों को दिन में इधर उधर घूमती फिरती दिख जाया करती थी, लेकिन पिछले 4-5 दिनों से शांता किसी को भी दिख नहीं रही थी। देखो ऐसा होता है, उनको उससे मतलब नहीं था, लेकिन उस पर नजर लोग जरूर रखते थे। अब जब वो 4-5 दिन से नहीं दिख रही थी तो लोगों को लग रहा था कि जरूर किसी पूजा में लगी हुई है और गांव में से किसी का भी नंबर आ सकता है। सभी लोगों को और स्पेशली बच्चों को बचाकर और सतर्क रहने के लिए कहा गया था। इवन बच्चों को तो दिन में भी बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। अब इसी दौरान एक बड़े बहुत पहुंचे हुए तांत्रिक को गांव में बुलाया था किसी ने। जैसे ही वो आए तो सब लोग उन्होंने शांता के बारे में बताया। वो और सारे गांव वाले इकट्ठा होकर शांता के घर के बाहर गए और उस तांत्रिक ने बाहर जाके शांता को ललकारा, ए बुढ़िया बाहर निकल। लेकिन शांता के घर में से कोई आवाज नहीं आई। उसने फिर से आवाज लगाई, कोई रिप्लाई नहीं। उसके साथ साथ दूसरे गांव वालों ने भी आवाज लगाई, लेकिन किसी को कोई रिप्लाई नहीं मिला। करीबन आधे पौन घंटे इंतजार करने के बाद भी जब उसके घर से ना कोई आवाज आई ना शांता बाहर आई, तो लोगों को लगा कि हो सकता है शांता घर छोड़कर कहीं भाग गई हो। उन्हें ये लगा कि अगर ऐसा हुआ है तो बहुत ही बढ़िया, इस घर को ही कीलित करवा देंगे। बड़ी हिम्मत करके 4-5 लोगों ने मिलकर शांता के घर का दरवाजा तोड़ा, और जैसे दरवाजा तोड़ा सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। सामने उसी बाथरूम जहां पर उसकी बहू की जलकर मौत हुई थी, उसके बाहर शांता की आधी चली हुई लाश पड़ी हुई थी। अब जैसे ही दिखा सबको, पूरा गांव में इकट्ठा था, पूरे गांव में खुशी की लहर फैल गई। चलो एक आफत कटी। तांत्रिक भी अंदर पहुंचता है, वो बोलता है कि रुको जरा, अब इसकी बॉडी को मत उठाना, इसका कोई वारिस है? तो बोलते हैं कि हाँ इसका बेटा है, पुलिस के बेटे को बुलाओ।
फिर उसके बाद उन्होंने अपनी कुछ विधि की, पूरे घर के अंदर सब कुछ किया, बांधा उसको। अहमदाबाद से उसके बेटे को बुलाया गया, उसका अंतिम संस्कार करवाया गया और अंतिम संस्कार से पहले उन तांत्रिक के द्वारा उसकी बहुत अच्छे से पूजा करवाई गई, जिसमें उसके बेटे ने भी साथ दिया, क्योंकि वो जानता था कि उसकी माँ क्या करती थी। और इस तरह से ये गांव मुक्त हुआ शांता बौरी से। उस दिन के बाद ना शांता दिखी, ना शांता से रिलेटेड कोई चीज, और ना ही वो जली हुई बहू की आत्मा। पूरे गांव वालों को यही लगता है कि उसकी बहू ने अपना बदला ले लिया है, उसी ने शांता को मार दिया है, इसलिए उसकी बॉडी आधी जली हुई थी। लेकिन ये सब कैसे हुआ? शांता जो इतनी पावरफुल थी कि जिससे पंडित और तांत्रिक भी पंगा लेने में घबराते थे, एक भटकती आत्मा ने उससे अपना बदला ले लिया। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।